एजुकेशन का आज का हमारा लेक्चर है एजुकेशन एंड सोशल चेंज। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आता है हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार, और साथ ही ये बीएड, एमएड और नेट की अगर तैयारी कोई विद्यार्थी कर रहे हैं तो उसमें भी इंक्लूडेड है। तो शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन यानी एजुकेशन एंड सोशल चेंज, इस विषय में आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि समाज क्या होता है। बहुत सारे सामाजिक संबंधों का एक जाल समाज कहलाता है। We often say that society is a web of relationships. शिक्षा और समाज का जो रिश्ता है वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यानी एक पारस्परिक संबंध है, जहां एक ओर समाज शिक्षा को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा समाज को प्रभावित करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दुतरफा प्रक्रिया है, जहां समाज के जो उद्देश्य हैं, जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था को समाज की बहुत अधिक उद्देश्य देने में निर्धारक तत्व के रूप में काम करती हैं। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा प्रणाली में जो महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित होते हैं, जिन लक्ष्यों को लेकर एजुकेशन सिस्टम काम करता है, वो परिवर्तित करता है कि भविष्य में हमारा समाज कैसा बनेगा। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में जिस तरह के समाज हुए हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, एंड वाइस वर्सा। एजुकेशन सिस्टम जिस तरह के थे वो वहाँ के समाज को बनाने में एक कारगर भूमिका निभाते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और स्कूल या विद्यालय या समाज द्वारा स्थापित जो भी औपचारिक अभिकरण हैं वो उस सामाजिक प्रक्रिया को गति देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के अगर किस तरह शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है इसे हम समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि समाज की किसी भी प्रकार की कमियों को दूर करना, जो भी कुप्रथाएं या अंधविश्वास समाज में व्याप्त हैं या कुछ ट्रेंड जो पहले नहीं थे उनको जो अब हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ बुराइयां समाज में उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनको दूर करने का काम शिक्षा करती है। वांछित संस्थाओं का प्रचार करना, यानी समाज सायास या अनायास जो संस्थाएं या जो इंस्टीट्यूशंस स्थापित करता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, विवाह संस्था हो, यानी किसी भी तरह का रिक्रिएशन सेंटर है जिनकी समाज को आवश्यकता है, उनके प्रचार करने का काम शिक्षा करती है। पुराने समय में ये इसीलिए शिक्षा को एक धर्म प्रचार का साधन भी माना जाता था, क्योंकि मंदिर, चर्च या मस्जिद ये भी एक तरह से सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज द्वारा स्थापित की गई हैं, और वो अगर अपने उद्देश्यों को लेकर काम करते हैं तो वो उस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं जो समाज चाहता है कि वो अपनी आवाम तक पहुंचाए। सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, यानी समूह में जो एक्टिविटीज, जो गतिविधियां होती हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामुदायिक प्राणी है, वो हमेशा ग्रुप में रहता है। अकेले व्यक्ति का अस्तित्व या तो होता नहीं है, और यदि होता भी है तो वो लंबे समय तक रह नहीं पाता। तो उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समूह में कुछ गतिविधियां करनी पड़ती हैं, या उसकी आपसी निर्भरता अपने समूह के साथ, अपने समुदाय के साथ होती है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में उन सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार एजुकेशन एंड सोसाइटी आर टू इंटररिलेटेड टर्म्स एंड दे इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड एट द सेम टाइम दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। शिक्षा के कई सारे कार्य हैं। हम शिक्षा के कई अर्थों में शिक्षा को समझते हैं। कुछ उसके संकीर्ण अर्थ हैं, कुछ उसके व्यापक अर्थ हैं। व्यापक अर्थों में हम कहते हैं कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अपने जीवन में जो कुछ भी हम सीखते हैं जन्म से मृत्यु तक, वो सभी शिक्षा है। दूसरे अर्थों में जब हम उसके संकीर्ण अर्थ की बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि जब से हमारी साक्षरता शुरू हुई या स्कूल कॉलेजेस में हमने पढ़ना लिखना शुरू किया, तो वो शिक्षा है जो कि उसका केवल औपचारिक स्वरूप है और केवल उसके निजी अर्थ को समझाता है, जिससे कि अधिकतर हमारे जीवन के निजी लक्ष्य निर्धारित होते हैं।
लेकिन उसी समय शिक्षा की एक समाजशास्त्रीय परिभाषा भी है। तो इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी। जैसा शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि समाज के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करना, जो कि एक प्रमुख सामाजिक उद्देश्य आता है। तो अगर हम समाजशास्त्र के अनुसार मुख्य कार्य देखें शिक्षा के, तो उनमें पहला है संस्कृति का संरक्षण या प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। जो संस्कृति हमारे समाज से हमें मिली है, हमारी पुरानी पीढ़ियों से हमें मिली है, उसे आगे वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित करने का कार्य शिक्षा का है। क्योंकि अगर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी ज्ञान परंपरा या अपनी कल्चरल यूनिकनेस को नहीं सौंपेगी, तो वो उसी के साथ समाप्त हो जाएगी। और अगर समाप्त न भी हो, तो अगर नए लोगों के पास वो नहीं जाएगी, तो उसमें नया कुछ नहीं जोड़ेगा, जो कि हमें ले जाता है शिक्षा के दूसरे कार्य की ओर, जो है सामाजिक पुनर्रचना या सोशल रिकंस्ट्रक्शन। हमें समाज की पुनर्रचना करनी होती है शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि कोई भी समाज किसी भी समय में संपूर्ण नहीं होता। उसमें कुछ न कुछ कमियां या कुछ न कुछ गुंजाइश रहती है कि वो एक बेहतर समाज बन सकता है, और इसी जोड़ने का काम, इसी वैल्यू एडिशन का काम शिक्षा करती है। तीसरा प्रमुख उद्देश्य जो शिक्षा का है, वो है समालोचनात्मक चिंतन का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ये इसलिए आवश्यक है ताकि अगर हम सीधे अर्थों में कहें, तो जब हम किसी व्यक्ति को पढ़ाते हैं या वो शिक्षित होता है, तो वो तर्क कर सकता है, वो रीजन कर सकता है, वो सही और गलत में निर्णय क्षमता का विकास अपने भीतर कर सकता है। अगर समालोचनात्मक चिंतन का विकास न हो, तो अभी भी मनुष्य अपने आदिम स्वरूप में ही होता, और अगर कुछ बुरा है या भला है तो वो उसी स्वरूप में चल रहा होता। तो जो डायनामिक नेचर है सोसाइटी का, कि सोसाइटी या समाज गतिशील होता है, वो सदैव बदलता है, वो प्रक्रिया नहीं हो पाती अगर समालोचनात्मक चिंतन का विकास ना हो। हम क्रिटिसाइज या एनालाइज करके अपने लिए ज्यादा सही और ज्यादा बेहतर का चुनाव न कर सकें, जो मौका असल में शिक्षा हमें देती है। इससे पहले कि हम सामाजिक परिवर्तन की ओर बढ़े, हमें जरूरी है ये समझना कि असल में सामाजिकरण क्या होता है, क्योंकि ये वह जरूरी चरण है जहां से शिक्षा सामुदायिक रूप से या समाज की ओर बढ़कर अपना काम शुरू करती है, और किसी भी इंडिविजुअल के इंडिविजुअल या पर्सनल एम से आगे बढ़कर उसे एक बृहत्तर समाज का हिस्सा बनाती है। उसके जीवन के उद्देश्य एक समुदाय से जाकर जुड़ते हैं, और वो उसका एक मान्य सदस्य बनता है। तो हम आम जीवन में ये कहते हैं कि सामाजिकरण की जो पहली इकाई है किसी व्यक्ति की, वो उसका परिवार है, क्योंकि जो शुरुआती संबंध सूत्र किसी भी नवजात के होते हैं, वो अपने परिवार से जुड़ते हैं, अपनी माँ से जुड़ते हैं, फिर माँ के बाद परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ते हैं। औपचारिक संस्थाएं जब से स्थापित हुई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार के बाद जो अगला चरण है, वो अपने आस पड़ोस के बाद स्कूल होता है, जहां हम परिवार से निकलकर एक बड़े समाज के विविधता भरे सदस्यों के संपर्क में जुड़ते हैं, और सामाजिकरण की प्रक्रिया हमारी संपन्न होती है। हम ये जानने लगते हैं कि असल में हमारे अलावा एक बहुत एक अलग अलग तरह का विविधता भरा हुआ संसार हमारे चारों ओर है, जिसमें कई मान्यताएं हैं, कई तरह के तौर तरीके हैं, कई तरह की दैनिक जीवन शैलियां हैं, और हम या तो उन्हें अपना सकते हैं या नहीं भी अपना सकते हैं अपनी यूनिकनेस को बनाए हुए, लेकिन हम उसका हिस्सा जरूर हैं। तो सामाजिकरण को लेकर एक मार्गरेट मीड और लिंटन की दी हुई एक परिभाषा है कि किसी समूह की संस्कृति को ग्रहण करने की प्रक्रिया सामाजिकरण है। संस्कृति एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, एक अमूर्त पद है, और संस्कृति का अर्थ है कि किसी समूह की परंपराएं, अभिवृत्तियां, आदतें, ज्ञान राशि, कलाएं, लोक कथाएं, ये सब संस्कृति का हिस्सा हम मान सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी परिभाषा संस्कृति यानी कल्चर की ये है,
that the culture is the man-made part of things and learned patterns of behavior. यानी समाज मानव निर्मित वस्तुओं और सीखे गए व्यवहार के तरीकों का एक समुच्चय है। जब हम मैन-मेड पार्ट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, यानी अपने चारों ओर के संसार का वह हिस्सा जो कि प्राकृतिक न होकर मनुष्य का बनाया गया है। हम जानते हैं कि पेड़, पहाड़, पौधे ये सब प्राकृतिक हैं, लेकिन जो घर जिनमें हम रहते हैं उनका आर्किटेक्चर, जो भाषाएं हम बोलते हैं, जो खान-पान हमारा है, जैसी वेशभूषा हम पहनते हैं, वो मनुष्यों द्वारा विकसित की गई है। जो साहित्य हमारा है, जो लिखी हुई पुस्तकें हमारे समाज में उपलब्ध हैं, वो सब मानव निर्मित हैं और वो वहाँ की कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है संस्कृति का, कि सीखे गए व्यवहार के तरीके, वो बिहेवियरल पैटर्न्स जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखे हैं, यानी अभिवादन के तरीके, त्योहारों को मनाने के तरीके, जीवन के अलग अलग जो महत्वपूर्ण चरण होते हैं, चाहे जन्म का हो, विवाह का हो या मृत्यु का है, तो उस समय किस तरह हम व्यवहार करते हैं, कौन कौन सी ऐसे रिचुअल्स हैं जो हमारे समाज में किए जाते हैं, वो संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जैसे हाथ जोड़कर अभिवादन करना भारतीय परंपरा है। इसी के अलावा दूसरे तरह से अभिवादन हाथ मिलाकर या गले लगकर, ये अन्य समाजों में अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो कि वहाँ की संस्कृति का एक प्रतीक के रूप में हम उन्हें जानते हैं। ड्रेवर की दी हुई एक परिभाषा है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के प्रति अपना अनुकूलन करता है और इस सामाजिक वातावरण का वह मान्य, सहयोगी एवं कुशल सदस्य बन जाता है। अगर अंग्रेजी में इसका अनुवाद करूं तो सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल इज अडेप्टेड टू हिज सोशल एनवायरनमेंट and becomes a recognized, cooperating and efficient member of it. तो समाज में अनुकूलन यानी एडजस्टमेंट करने के बाद जब कोई व्यक्ति अपने सोशल एनवायरनमेंट या सामाजिक वातावरण का एक मान्य, जिसे कि समाज ने स्वीकार किया हो, जो समाज जैसा ही हो, उससे इतना अलग ना हो कि उसे स्वीकार्यता ना मिले, उसका सहयोगी जो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, और कुशल सदस्य यानी समाज में उसका कोई उपयोगी भूमिका वो तय कर पाए। इस सब प्रक्रिया से जब व्यक्ति गुजरता है कोई भी, तो उसे सामाजिकरण कहा जाता है। सामाजिकरण करने वाले प्रमुख तत्व या व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू सोशलाइजेशन। सबसे पहला स्थान इसमें मिला है परिवार को, यानी फैमिली पहला वो सोशल इंस्टीट्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल है सामाजिकरण के लिए। तरह तरह के उत्सवों को अगर मैं सामान्य अर्थ में कहूँ तो हम कह सकते हैं सोशल गैदरिंग्स, जहाँ पे अकेले न रह के व्यक्ति समाज के साथ मिलकर आपसी द्वेष भुलाकर एक दूसरे से मिलता है, गले लगाता है। कई सारे भारतीय त्योहार हैं, जैसे होली है, दशहरा है, जहाँ पे लोग एक स्थान पे एकत्र होते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और मिलते हैं। इसी तरह ईद, क्रिसमस, तो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं जो कि सामाजिकरण का एक अवसर प्रदान करते हैं। विद्यालय, जो कि किसी भी सोसाइटी द्वारा डेलिबरेटली स्टैब्लिश की गई एक एजेंसी है, वह औपचारिक अभिकरण है, फॉर्मल एजेंसी है जो सामाजिक प्रक्रिया को बढ़ाती है। पहली बार जब बच्चा विद्यालय जाता है तो वो प्रथम अवसर उसे मिलता है ताकि वो बड़े समाज से, अपने परिवार के बाहर इंटरैक्शन कर सके और सोशल प्रोसेस स्टार्ट हो सके, वो अन्य तौर तरीकों को, अन्य संस्कृतियों को, समाजों को समझ सके। खेलकूद, पुरानी सभ्यताओं से लेकर आज तक खेलकूद का अस्तित्व बना गया है। पुराने मनुष्यों ने जहां एक और इसको मनोरंजन के रूप में बनाया था, वहीं दूसरी ओर अब ये एक बहुत बड़ा अवसर है व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का, सामूहिक रूप से टीम वर्क को समझने का, लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करने का, और अपने राज्य या राष्ट्र या अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी खेलों के माध्यम से मिलता है। तो इस प्रकार खेल भी वो तत्व है जो सामाजिकरण को बढ़ावा देते हैं।
पाठ्य सहगामी गतिविधियां यानी पढ़ने लिखने के साथ साथ चलने वाली वो सभी गतिविधियां, चाहे वो एनएसएस हो, एनसीसी हो, स्कूल कॉलेजेस में चलने वाली या अन्य कल्चरल क्लब्स बने होते हैं, इको क्लब्स हैं, तो इनमें जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सामाजिकरण को बढ़ावा देती हैं। अंतिम तत्व के रूप में यहाँ पे लिखा गया है बाल समूह या पीयर ग्रुप्स को। अगर हम फॉर्मल सिस्टम से निकल भी जाएं तो बच्चों के जो आपसी समूह होते हैं या किसी भी व्यक्ति का जो अपने समुदाय के साथ एक अपना समूह होता है जिसमें वो अपनी जैसी गतिविधियों को ज्यादातर अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ बांट कर करता है, वो उसका एक ग्रुप होता है और उसका एक समूह होता है। उसका प्रभाव उसकी आदतों पे, उसके ओपिनियंस पे जरूर पड़ता है और वो उसकी व्यक्तित्व के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका कई बार निभाता है। हम कहते भी हैं कि एक खास एज में पीयर प्रेशर या अपने समूह का जो दबाव है वो काफी प्रभावी भूमिका निभाता है व्यक्तित्व को शेप अप करने में, उसे एक आकार देने में। तो ये सामाजिकरण का एक प्रमुख तत्व है। अब आते हैं अपने मुख्य विषय पे, जो कि है सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज। हम जानते हैं कि इस सारे संसार में अगर कोई चीज सर्वाधिक स्थायी है तो वो है परिवर्तन। द ओनली परमानेंट फिनोमेना इन द यूनिवर्स इज चेंज। तो चीजें बदलती रहती हैं। आइंस्टीन ने भी अपने रिलेटिविटी के प्रिंसिपल में ये कहा क्या है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है, चीजें रिलेटिव होती हैं, एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं, समय और स्थान के साथ बदलती रहती हैं। तो अगर हम चेंज को परिभाषित करें तो चेंज इज द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस यूनिट्स विच फॉर्म सोसाइटी, यानी समाज को बनाने वाली अलग अलग संरचनाएं और उनके कार्यों में जब परिवर्तन होता है तो हम उसे सोशल चेंज कहते हैं। इसकी जो यूनिट्स हैं उनमें माना जा सकता है परिवार को, स्कूल को, या यहाँ पे लिखा गया है लॉज ऑफ मैरिज, इनहेरिटेंस, लेबर रेगुलेशंस, यानी किसी भी समाज में विवाह के जो नियम हैं, पुराने समय में अगर 3-4 दिन एक बड़ी बारात का स्वागत बहुत सारे खर्चे के साथ, बहुत सारे दहेज के साथ किया जाता था, और आज अगर वो बदल गया है, 1-2 दिन एक छोटे से मैरिज हॉल में एक बहुत साधारण सी सेरेमनी में शादी हो जाती है, दहेज नहीं दिया जाता, तो ये एक बदलाव है जिसे हम सामाजिक बदलाव मान सकते हैं। परिवार अगर पहले बहुत बड़े या संयुक्त परिवार होते थे और वो अगर न्यूक्लियर फैमिलीज में बदल गए हैं, महिलाएं अपना कार्य करने लगी हैं और कई बार हम देखते हैं कि पति पत्नी भी विवाहित एक कपल है लेकिन अलग अलग रहकर अपने कार्य क्षेत्र में रह रहे हैं, तो ये परिवार का एक नया स्वरूप है जो इमर्ज हुआ है, जो कि एक सामाजिक परिवर्तन है। स्कूल कई कई रूपों में आए हैं, सामूहिक से आज क्लासेस में बटे हुए हैं, होम स्कूलिंग की बात कई लोग कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा परिवर्तन है जो समाज में आया है। इनहेरिटेंस, हमारी पुरानी जो विरासत है उसे हम किस रूप में लेते हैं, किस रूप में वो अगली पीढ़ी को दी जाती है, क्या अधिकार उसे दिए जाते हैं उसके साथ। इसके अलावा श्रम के क्या कानून है, व्हाट आर द लेबर रेगुलेशंस, दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स the changes that have come in society over a period of time. समाज में भौतिक परिवर्तन लाना या आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन। कोठारी आयोग ने भी ये कहा है कि शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति को तीव्रता प्रदान करना है। जब हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं तो ये एक ब्रॉड टर्म है, यानी हमारी सोच समझ के पुराने तरीकों से निकलकर आगे बढ़ना आधुनिकीकरण कहलाता है, जिसमें कि पुरानी जो भी कुप्रथाएं हैं या अंधविश्वास हैं या वो सभी तरीके जो विकास को रोकते हैं उन्हें छोड़कर अपनी सोच में एक वैज्ञानिक तरीके को, पद्धतियों को स्थान देना आधुनिकीकरण कहलाता है। और शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य है कि वो इस प्रक्रिया को गति दे। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावपूर्ण साधन के रूप में शिक्षा हमारे सामने आती है। इस बारे में अन्य भी मत हैं, कुछ ऐसे भी शिक्षाविद हुए हैं हु आइडेंटिफाई सोशल चेंज एज कल्चरल चेंजेस, जिन्होंने ये माना है कि सामाजिक परिवर्तन असल में सांस्कृतिक परिवर्तन है।
संस्कृति में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें सामाजिक परिवर्तन माना जाता है। अब संस्कृति में जो परिवर्तन हो सकते हैं वो दो तरह के हैं। फर्स्ट ऑफ देम आर द चेंजेस इन मटीरियल कल्चर, यानी भौतिक स्वरूप में संस्कृति के जो परिवर्तन होते हैं। इनमें मुख्य रूप से आती हैं भौतिक वस्तुएं और उनके प्रयोग के तरीके। अब भौतिक वस्तुएं या मटेरियल गुड्स में हम मुख्य रूप से मान सकते हैं जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि पुराने समय में अगर बैलगाड़ी या टांगे से चलते थे तो आज उसकी जगह कार है, ट्रेन्स है, एरोप्लेन्स हैं। तो ये समाज बदला है कहीं ना कहीं। जो वेशभूषा के या खान पान के पुराने तरीके थे, धोती कुर्ते से आज पैंट शर्ट पहनी जाती है, या महिलाएं जो वस्त्र धारण करती थी तो उनकी वेशभूषा में जो बदलाव आया है, खान पान के जो तरीके बदले हैं, वो सभी मटीरियल चेंजेस हैं जो कल्चर में आए हैं और वो सामाजिक परिवर्तन का एक हिस्सा है। चेंजेस इन द नॉन मटीरियल कल्चर। नॉन मटीरियल यानी वो चीजें जो भौतिक नहीं है, जो ठोस स्वरूप में नहीं है बल्कि अमूर्त रूप में है, जैसे कि हमारा थॉट सिस्टम, हमारे विचार की जो परंपराएं हैं, और जो वैल्यू सिस्टम है यानी जो मूल्य की प्रक्रिया है, जो सामाजिक मूल्य मनुष्यों के दिमाग में हैं, जो उन्होंने धारण किए हैं अपने अपने समय में, वो सभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को दिखाते हैं। हम बात कर चुके हैं कि मैरिज सिस्टम में, विवाह के तरीकों में जो बदलाव आए हैं, और साथ ही जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता, छुआछूत, अगर उसके तरीके कुछ बदले हैं तो वो सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो अलग अलग सिद्धांत अलग अलग विचारकों के द्वारा दिए गए हैं वो इस स्लाइड में दिखाए हैं। There are certain theories about change, and first and foremost of them is the theory given by Auguste Comte, who was also known as the father of sociology. Auguste Comte, जिनको कि समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, उनका ये मानना था कि आइडियाज यानी विचार ही वो पहला तत्व हैं जो किसी भी परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का जो प्रमुख स्रोत है वो असल में विचार हैं, क्योंकि विचारों के अंदर वह शक्ति होती है जो कि किसी भी समाज को कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। कई बार हमने देशों का बंटवारा देखा है जो कि एक केवल विचारधारा के आधार पर हुआ। खुद हमारे देश भारत में एक अलग राष्ट्र की के निर्माण का, धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र के निर्माण का जब विचार उत्पन्न हुआ तो उन्होंने पार्टीशन या बंटवारे की वो आग लगाई जिसके कॉन्सिक्वेंसेस या जिसके बुरे प्रभाव अभी भी हम देखते हैं दोनों ही मुल्कों में। तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा और एक बृहत्तर सामाजिक परिवर्तन जो उसके बाद हुआ था, वो आज भी आने वाली कई पीढ़ियों तक उसको प्रभावित करता है, दोनों ही देशों में बने समाजों को। इसी तरह जहां जहां भी युद्ध हुए हैं वो केवल एक विचारधारा को लेकर हुए थे। चाहे हिटलर के समय में नाजी जो विचारधारा थी उसके आधार पर एक वृहत नरसंहार हुआ था और उसको वो लोग जस्टिफाई कर पाए थे, उस सोशल चेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो उस विचारधारा पे यकीन करते थे। दूसरा जो प्रमुख विचार है वो है आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी द्वंद्व का जो सिद्धांत है। जब भी दो विचारधाराओं में द्वंद्व होता है या जब भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब दो विकल्प होते हैं और उनमें एक चुनना होता है, तो उस द्वंद्व की स्थिति में कोई ना कोई परिवर्तन सदैव आता है और बहुत से विचारक इसे मानते हैं। मैक्स वेबर ने ये कहा है कि that the changes arise due to the conflict between reason and tradition or progress or rigidity. उनका ये मानना था कि जब भी तर्क और परंपरा के बीच में द्वंद्व होता है या प्रगतिवाद और संकीर्णता के बीच में जब भी द्वंद्व होता है तो एक परिवर्तन उसकी वजह से उत्पन्न होता है। जैसा हमने देखा था कि बुद्ध के समय में, उस समय के समाज में राजाओं के बीच में जो अलग अलग युद्ध चलते थे, हिंसा होती थी, तो एक विचारधारा पैदा हुई। खुद बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, उनके मन में यह विचार आया कि क्या ये सब सत्य है, नित्य है, जीवन का क्या यही उद्देश्य है, अधिक से अधिक संपदा का संग्रहण करना और एक दिन अपने जीवन की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाना। तो इस द्वंद्व के चलते इतना बड़ा बौद्ध धर्म बना, विचारधाराएं आई और सम्राट अशोक जैसा राजा उससे प्रभावित हुआ और इतने अधिक और हिंसक युद्ध करने के बाद
अंत में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और न सिर्फ अपनाया बल्कि अन्य देशों को भी उसका संदेश दिया। अगली जो प्रमुख थ्योरी है वो है वेबलन्स थ्योरी, विच इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड ह्यूमन गोल्स। वेबलन का ये मानना था कि जो आर्थिक उद्देश्य होते हैं वो कभी भी किसी समाज को दिशा देते हैं, चाहे वो लोगों का शोषण हो या फिर उन्हें समृद्ध करना हो। दोनों ही पर्पस सॉल्व होते हैं इकोनॉमिक गोल्स से। तो इसलिए अगर भी कभी भी किसी समाज में अगर आर्थिक रूप से असंतोषजनक परिस्थितियां हैं तो वो या तो लोगों को शोषित करेंगी या फिर एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाएंगी। अब पढ़ते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को लेकर क्या थ्योरीज हैं, व्हाट आर द थ्योरीज रिलेटेड टू सोशल चेंज। इसमें जो पहली प्रमुख, अगर हम ब्रॉडली इनको क्लासिफाई करें तो सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज हैं, उन्हें दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जो कि दी गई थी कार्ल मार्क्स और एंजल्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स जिनको कि हम रूस के एक प्रमुख समाज सुधारक परिवर्तक के रूप में जानते हैं। इन्होंने ये कहा था कि किसी भी समाज के जो बेस में या जो नींव में जो चीज कार्य करती है वो है दो ज्यादा इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी वो सारे आर्थिक एलिमेंट्स हैं, जो आर्थिक तत्व हैं, वो भूमि बनाते हैं, वो बेस बनाते हैं जिसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है और जो समाज की पूरी संरचना के लिए उत्तरदायी है। न सिर्फ सामाजिक बल्कि राजनीतिक और बौद्धिक भी जो सारी विचारधाराएं हैं, जो संरचनाएं हैं या उनकी कार्य हैं, वो उस बेस पे खड़े हैं जो वास्तव में इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं और उसी के आधार पर इन संरचनाओं का स्वरूप निर्धारित होगा। यानी किस तरह का हमारा आर्थिक तंत्र है उस पर निर्भर करेगा कि हमारी सामाजिक संरचना किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की बनी रहेगी या किस प्रकार से परिवर्तित होगी। दूसरा जो प्रमुख ओपिनियन इसमें है वो है फंक्शनलिस्ट या स्ट्रक्चरल थ्योरीज। इनका ये मानना है कि समाज जो है वो अलग अलग हिस्सों से बना है, उसके अलग अलग भाग हैं। अगर हम समाज को एक सिस्टम माने, एक निकाय माने, तो इस निकाय के, इस तंत्र के कुछ अलग अलग प्रमुख भाग हैं और जब भी इसके किसी एक हिस्से में परिवर्तन आता है तो वो दूसरे हिस्सों में भी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी अकेले में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर एक हिस्सा या कोई एक यूनिट समाज की प्रभावित हो रही है, मान लीजिए कि शिक्षा में अगर परिवर्तन आ रहा है तो निश्चित रूप से आर्थिक परिवर्तन भी आएंगे, सामाजिक परिवर्तन भी आएंगे, राजनीतिक भी आएंगे और बौद्धिक भी आएंगे। इसी प्रकार अगर कोई भी परिवर्तन अगर आता है तो वो धीरे धीरे समाज को एक इक्विलिब्रियम या संतुलन की ओर ले जाने का प्रयास करता है। तो इस थ्योरी में ये माना गया है कि जो कोई भी सामाजिक परिवर्तन है वो अंततः समाज को एक स्थायित्व या एक संतुलन की अवस्था में ले जाने का प्रयास करता है, बिकॉज none of the societies want to stay in a transition phase for a longer period. अगर किसी देश में अव्यवस्था या युद्ध की स्थिति चल रही है तो वो हमेशा उस स्थिति में नहीं रहना चाहता, उससे निकलना चाहता है। तो वो हमेशा एक स्थायी उस अवस्था में आना चाहता है जहां पे समाज अपनी एक नॉर्मल गति से आगे बढ़ सके। तो परिवर्तन अंततः हमेशा स्थायित्व के लिए होता है। सामाजिक परिवर्तन की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई हैं, जिनमें प्रमुख एक परिभाषा है मैकाइवर और पेज के द्वारा दी गई कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। किंसले डेविस ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। गिलिन और गिलिन का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में परिवर्तन को कहते हैं, यानी जो तौर तरीके या जो जीवन शैलियां हमेशा से स्वीकार्य थी, अगर उनमें किसी तरह परिवर्तन आता है समाज की मान्यताओं में, धारणाओं में, तो वो सामाजिक परिवर्तन है। तो अगर सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को हमें सूचीबद्ध करना हो तो उसे एक स्लाइड में दिया गया है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना व उसके प्रकारों में परिवर्तन है
समाज के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन व्यवहार व विश्वास में परिवर्तन स्वीकार किए जाने को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति किसी एक खास धारणा या विश्वास को लेकर चलता है, लेकिन समाज के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा उसे स्वीकारा नहीं जाता, तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन नहीं कहते। एक वैयक्तिक राय जब तक एक सामाजिक राय नहीं बनती, तो उसे सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन नहीं होगा और एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन होने से रह जाएगा। जिस तरह भारत की आजादी के लिए 1947 से पहले जब अलग अलग स्तरों पर लोग काम कर रहे थे, तो महात्मा गांधी के प्रादुर्भाव के बाद जब एक बहुत बड़े समाज ने, महिलाओं ने, स्त्रियों ने, बच्चों ने, जनजाति समूहों ने जब उसको एक जन आंदोलन के रूप में स्वीकारा और ये माना कि स्वतंत्रता उनका हक है और उसके लिए लड़ने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके शुरू किए, तभी एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया और एक मैस मूवमेंट बना, जिसका परिणति अंततः भारत की स्वतंत्रता के रूप में हुई। सामाजिक परिवर्तन सार्वत्रिक होता है, यानी एनी सोशल चेंज इज यूनिवर्सल इन नेचर। अगर एक और परिवर्तन हो रहा है तो वो कई अन्य परिवर्तनों को जन्म देगा। अगर कोई एक सामाजिक बुराई नष्ट हो रही है या बढ़ रही है, तो उससे अन्य कई तरह की सामाजिक बुराइयां बढ़ेंगी या घटेंगी। सामाजिक परिवर्तन समय के सापेक्ष है। सोशल चेंज इज रिलेटिव टू टाइम, और समय अनुसार ही इसकी गति धीमी या तेज होती है। कुछ परिवर्तन अचानक या त्वरित आते हैं। अगर लड़ाई छिड़ती है तो एक महीने में ही एक देश 50 साल पीछे चला जाता है। और कुछ परिवर्तन बहुत धीमे धीमे आते हैं, जिस तरह शिक्षा कार्य करती है। अगर एक पीढ़ी ने पढ़ा तो अगली पीढ़ी निसंदेह उससे आगे बढ़ेगी। उसकी मान्यताओं में, उसके विश्वासों में, उसके तौर तरीकों में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जो कि उस समय भले ही ना दिखें, पर एक या दो पीढ़ियों बाद उसके प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र निर्माण में जरूर परिलक्षित होंगे। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को इस डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो व्यक्तियों के अनुभवों में परिवर्तन आता है। उनके एक्सपीरियंसेस बदलते हैं। चीज़ों को जिस तरह से उन्होंने पहले अनुभव किया होता है, उनमें कुछ बदलाव आता है। अगर अनुभवों में बदलाव आए तो अभिवृत्तियों में परिवर्तन होता है, यानी टेंडेंसीज डू चेंज आफ्टर द चेंजेस इन एक्सपीरियंसेस। वह तरीके, वो प्रवृत्तियां, वो इंक्लिनेशंस जनता के बदलते हैं। पर प्रवृत्तियों में परिवर्तन आने के बाद परिवर्तन आता है विचारों में। लोगों के विचार, उनकी थॉट प्रोसेस बदलती है, विच लीड्स टू चेंजेस इन इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया के तरीकों में परिवर्तन आता है और इसके बाद परिवर्तन आता है सामाजिक संबंधों में। जिस तरह हम इंटरेक्ट करेंगे सोसाइटी से, वो बनाएगा हमारे सोशल रिलेशनशिप्स, और जिस तरह के सोशल रिलेशनशिप होंगे वो डिटरमाइन करेगा अल्टीमेटली द सोशल स्ट्रक्चर, या सामाजिक संरचना के स्वरूप में आएगी। और जब भी सामाजिक संरचना बदलती है तो सामाजिक परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को हम एक वेन डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अंत में सामाजिक परिवर्तन को लेकर शिक्षा क्या भूमिकाएं निभाती है? सबसे पहले शाश्वत मूल्यों का संरक्षण, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, ये शिक्षा द्वारा की जाती है। अगर सत्य बोलना एक अच्छी आदत है, या किसी भी समाज में दूसरे की संपत्ति को अपना लेना बिना उसका मूल्य दिए, ये एक खराब मूल्य है, तो ये एक शाश्वत मूल्य है। इसको नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम शिक्षा का है। या किसी भी दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाना, इसे कभी भी एक अच्छा मूल्य समाज के लिए हितकारी नहीं माना जा सकता। तो इसको सामाजिक एक शैक्षिक उद्देश्य के रूप में नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है, इस रूप में कि उसकी धारणाएं और अभिवृत्तियां बदलें और वो एक परमानेंट वैल्यू के रूप में उनमें स्थापित हो। नवीन विचारों की स्वीकृति, कोई भी चेंज या मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण या किसी भी तरह के नए विचारों को स्वीकृति दिलाने का काम सामाजिक परिवर्तन करता है शिक्षा के माध्यम से। सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी, ये काफी हद तक निर्भर होती है शिक्षा पर। कोई भी समाज स्टैटिक नहीं होता। अगर वो रुका रहेगा एक ही जगह तो वो स्टैग्नेट हो जाएगा, यानी वहीं पर एक तरह से सड़ जाएगा, उसमें कुछ भी नया या कुछ भी नवीन सृजित नहीं होगा। तो सामाजिक गतिशीलता आवश्यक है और इसको बढ़ाने का काम शिक्षा करती है।
सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स। हमने शिक्षा के इतिहास में ये कई बार देखा है कि जो अलग अलग समाजों में, सभ्यताओं में बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं, वो अपने समय के बड़े बड़े शिक्षाविद भी हुए हैं, चाहे वो सुकरात रहे हों, अरस्तु, प्लूटो, या भारत में महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सभी न सिर्फ भारतीय बल्कि पाश्चात्य सभ्यताओं में भी जो बड़े शिक्षाविद हैं, वो असल में बड़े सामाजिक सुधारक भी रहे हैं। तो इस तरह सामाजिक परिवर्तन सदैव ही शिक्षा के साथ जुड़ा रहा है। परिवर्तनों की समीक्षा आवश्यक है। अगर किसी भी समाज में कोई परिवर्तन हो रहा है तो क्रिटिकल थिंकिंग या समालोचनात्मक चिंतन के माध्यम से समय समय पर यह देखना आवश्यक है कि वो परिवर्तन वास्तव में समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो सामाजिक परिवर्तनों की दिशा निर्धारण का काम भी शिक्षा करती है। और अंत में सामाजिक परिवर्तनों का नेतृत्व करना भी शिक्षा का काम है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारक हुए हैं, वही प्रमुख शिक्षाविद भी हुए हैं अपने अपने समय में। प्रेमचंद ने भी एक बार ये कहा था कि किसी भी समय के साहित्यकार का काम केवल वहां की सत्ता के पीछे चलना नहीं है, बल्कि मशाल लेकर उसे आगे चलना, उसको राह दिखाने का काम करता है कोई भी पढ़ा लिखा, शिक्षित या साहित्यिक व्यक्ति। तो सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करना, टू लीड एनी सोशल चेंज, इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। तो इस लेक्चर के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो अलग अलग सिद्धांत अलग अलग सभ्यताओं में, समाजों में बने हैं, उसे आप समझ पाएंगे, और न सिर्फ समझेंगे बल्कि उसकी प्रासंगिकता को तलाश पाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों में कौन से सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं, वो कितने हितकारी हैं, कितने अहितकारी हैं, और उसका परिणाम क्या होगा, समाज को किस दिशा में चलना है। इस ओर एक आलोचनात्मक चिंतन विद्यार्थियों में उत्पन्न होगा इस लेक्चर के बाद, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो इसके बारे में आप और पढ़ें, और अलग अलग विद्वानों ने जो थ्योरीज इसके बारे में दी हैं उसके बारे में पढ़ें, समझें, और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को तलाशें। सो विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर।